रात थी 1 जून 2001 की। नेपाल के राजा बीरेंद्र और उनका परिवार नारायण हिती महल में हंसी खुशी जश्न मना रहे थे। लेकिन जश्न में शामिल किसी भी इंसान को ये पता नहीं था कि ये जश्न नहीं बल्कि उनके मौत का पैगाम था, क्योंकि लगभग 1 घंटे बाद उस जश्न के आयोजक युवराज दीपेंद्र शाह अपने एक हाथ में राइफल और दूसरे में मशीन गन लिए महल में घुस गए और फिर सिर्फ चंद मिनटों में नेपाल के पूरे रॉयल परिवार के साथ उन्होंने खुद को भी बेरहमी से खत्म कर दिया। क्या इस जश्न का आयोजन उन्होंने सिर्फ अपने परिवार को बेरहमी से मारने के लिए किया था? अगर हाँ तो क्यों? इसका जवाब तो पिछले 20 सालों से सब ढूंढ रहे हैं, पर वो आज तक किसी को नहीं मिला। लेकिन कुछ थियरी जरूर है दीपेंद्र ने ऐसा क्यों किया होगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। और उसमें से पहली थियरी के हिसाब से दीपेंद्र जिस लड़की से प्यार करते थे वो लड़की उनके परिवार को नापसंद थी। दूसरी थियरी ये थी कि वो अपने पिता को मारकर खुद राजा बनना चाहते थे। और तीसरी कि ये सब 250 साल पहले लगे एक श्राप का किया धरा है, एक ऐसा श्राप जो शाह परिवार के सबसे पहले राजा को मिला था। बट आखिर क्या था ये श्राप और किसने दिया था राजा को? और अगर हम थियरीज की बात कर ही रहे हैं तो हम उस इंसान को नहीं भूल सकते जिसका इसमें सबसे ज्यादा फायदा होना था, ज्ञानेंद्र शाह, राजा बीरेंद्र के छोटे भाई, जिन्हें इस पूरे हादसे में बिल्कुल कुछ नहीं हुआ और आगे जाके वो नेपाल के नए राजा बन गए। तो क्या असली कातिल ज्ञानेंद्र ही थे? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज इन्हीं सारी थियरीज और सवालों को सुलझा के हम जानेंगे कि क्यों और किसने नेपाल की रॉयल फैमिली का कत्लेआम किया। In our today's video titled, Why did the Prince of Nepal organized a royal massacre? सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि उस रात असल में हुआ क्या था। दरअसल शाह परिवार का एक ट्रेडिशन था, वो हर महीने में एटलीस्ट 2 बार मिलते ही थे। लेकिन उस 1 जून की बात कुछ अलग थी, क्योंकि उस पार्टी की पूरी जिम्मेदारी दीपेंद्र ने खुद पर ही ली थी। वो हफ्तों पहले से सभी को कॉल करके पूछ रहे थे कि वो पक्का पार्टी में आने वाले हैं कि नहीं। और तब सभी को यही लगा कि दीपेंद्र खुद पार्टी के प्लान से कितने एक्साइटेड थे। लेकिन असल में किसी को ये नहीं पता था कि दीपेंद्र पार्टी नहीं बल्कि कुछ और चीज का प्लान कर रहे थे। फिर आया पार्टी का दिन और ज्यादातर लोग 8 बजे तक आ गए थे और सभी ने ये नोटिस किया कि दीपेंद्र बहुत ज्यादा पी रहे थे। लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सबको पता था कि दीपेंद्र पीकर भी खुद को संभाल सकते थे। लेकिन एक समय के बाद वो सबके सामने गांजा पीने लगे, ये भूल के कि उन्हें अपने बड़े बुजुर्गों और परिवार के सामने सिगरेट तक पीना अलाउड नहीं था। और वैसे तो परिवार के दूसरे लोगों ने उन्हें तब नहीं देखा, पर जैसे ही उनके भाई निरंजन और कजिन पारस की नजर उन पर पड़ी, तब वो दीपेंद्र को उठाकर कमरे में लेकर गए और उसके कुछ 40 मिनट गुजरते ही दीपेंद्र अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने और दोनों हाथों में बंदूक लिए वापस बाहर आए और सीधा अपने पिता को गोलियों से छल्ली कर दिया। जिसके बाद वो एक एक करके अपने परिवार के हर सदस्य को मौत के घाट उतारने लगे। और बस देखते ही देखते सिर्फ 1.5 मिनट के अंदर हर कोई सदस्य खून में लथपथ पड़ा हुआ था। कुछ जख्मी थे तो कुछ लोगों ने तो वहीं पर ही दम तोड़ दिया था। और ये सब करने के बाद दीपेंद्र ने बंदूक खुद के सर पर ठान ली और गोली चला दी। अब फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के बारे में, जहां आप 70+ गेम्स खेल सकते हो, जीत सकते हो बहुत सारे इनाम, वो भी हर दिन। इधर आप फ्री फायर एंड COD जैसे मोबाइल गेम्स के कई टूर्नामेंट्स भी खेल सकते हो। और इधर विंजो वर्ल्ड वॉर गेम्स में कई टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें आप जीतो या हारो, आप जीत सकते हो लाखों के इनाम। और इसीलिए खेलना जरूर, क्योंकि फर्स्ट 2 गेम्स बिल्कुल फ्री है यहाँ पर। विंजो पर विंजो स्टोर भी है और विंजो स्टोर से आप फ्री फायर, लॉर्ड्स मोबाइल, माइनक्राफ्ट जैसे गेम्स की करेंसी बाय कर सकते हो, वो भी काफी अच्छे डिस्काउंट्स साथ। और विंजो वॉलेट से आप अपना सारा जीता हुआ अमाउंट इजीली विड्रॉ कर सकते हो पेटीएम, UPI और बैंक अकाउंट में। तो इंतजार किस बात का, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, डाउनलोड करो विंजो और मेरी तरफ से आपको मिलेगा 50 रुपीज का बोनस। लेकिन दीपेंद्र ने आखिर ऐसा दिल दहला देने वाला कदम क्यों उठाया? जैसे हमने बात की थी कि इसके पीछे कई थियरीज है। पहली थियरी है युवराज दीपेंद्र का लव अफेयर। जब दीपेंद्र इंग्लैंड में थे तब वहां पर उनकी मुलाकात हुई थी देवयानी राणा से। वो नेपाल के एक ऐसे खानदान से थी जो कि नेपाल के रॉयल फैमिली से भी ज्यादा अमीर थे, पर फिर भी दीपेंद्र के परिवार ने उनकी शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। उसकी वजह शाह और राणा परिवार का इतिहास। दरअसल ये दोनों खानदान नेपाल के रॉयल और अमीर खानदानों में से थे, पर दोनों हमेशा से एक दूसरे के खून के प्यासे रहे थे।
जिसका गवाह नेपाल का पूरा इतिहास है। और इसीलिए दीपेंद्र के परिवार का मानना था कि अगर दीपेंद्र और देवयानी की शादी हुई तो कई जूने पुराने मुद्दों को और जख्मों को फिर एक बार खुरेड़ा जाएगा, और जिस वजह से दीपेंद्र का परिवार नाकाम कोशिशें करता रहा दीपेंद्र को समझाने की। यहाँ तक एक बार उन्होंने एक ज्योतिष को बुला के दोनों की कुंडलियां भी मिलाई, जिसके बाद बिना किसी साइंटिफिक एविडेंस के ज्योतिष ने कह दिया कि देवयानी शाही परिवार को वारिस नहीं दे पाएगी। और इसी के बेसिस पर दीपेंद्र के परिवार ने बिना कुछ सोचे समझे उसके प्यार को ठुकरा दिया और ये घोषित कर दिया कि देवयानी दीपेंद्र के लिए आइडियल वाइफ नहीं है। और इसीलिए लोगों का ये कहना है कि इसी बात से गुस्सा होकर दीपेंद्र ने अपने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया। अब दूसरी थियरी ये है कि दीपेंद्र खुद राजा बनना चाहते थे। बेसिकली दीपेंद्र अपने पिता राजा बीरेंद्र के उत्तराधिकारी और नेपाल के अगले राजा बनने वाले थे। लेकिन 1990s के दौरान नेपाल के लोग सड़कों पर उतर आ गए थे, क्योंकि उन्हें राजतंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी चाहिए थी। जिस वजह से राजा बीरेंद्र ने नेपाल में एक पार्लियामेंट बनाया और ऑलमोस्ट अपने सारे पावर्स उन्हें सौंप दिए, जिसके बाद वो बस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क यानी बस नाम के लिए राजा बन गए थे, बिल्कुल इंग्लैंड की रॉयल फैमिली की तरह। पर कईयों का कहना है कि दीपेंद्र ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि इसका मतलब होता कि वो कभी राजा नहीं बन पाते, या अगर बनते तो भी उनके पास कोई पावर नहीं होती। और ऐसा कहते हैं कि उनकी सोच कुछ ऐसी थी कि लोगों का ध्यान सिर्फ एक राजा ही रख सकता है और सरकार नहीं। अब ये थियरी काफी सारे ग्राउंड्स पर बेबुनियाद लगेगी, क्योंकि नेपाल में चल रहे सिविल वॉर्स के दौरान दीपेंद्र खुद इंग्लैंड में थे और वो वहां से भी नेपाल के लोगों को और अपने पिता के डिसीजन को सपोर्ट ही कर रहे थे। यहाँ तक कि उनकी माँ ने जब उन्हें एक लेटर भेजा था ये कहते हुए कि अपने पिता को समझाओ कि ऐसा ना करे, वो अपनी सारी ताकत गंवा रहे हैं, तब भी ईटॉन कॉलेज में पढ़ने वाले दीपेंद्र के प्रोफेसर के अनुसार दीपेंद्र ने कहा कि अगली बार से उनकी माँ द्वारा आए हुए ऐसे कोई भी फैक्ट्स वो उन्हें ना दे। सो फ्रेंड्स, अब दोनों भी थियरीज में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसकी बुनियाद पर तो हम ये नहीं बोल सकते कि दोनों में से कौन सी थियरी सच है और कौन सी झूठ। तो क्या सच में ये किसी श्राप का काम था? वेल, नजरिया थोड़ा सा बदल के चीजों को देखने में कोई हर्ज नहीं है। इससे पहले तुम बोलने लग जाओ कि गौरव साइंस चैनल चलाते हो और ये सब बातें करते हो, तो चलिए जानते हैं शाह परिवार पर लगे हुए श्राप के बारे में। दरअसल ये श्राप करीबन 250 साल पहले शाह राजवंश के पहले राजा पृथ्वी नारायण शाह को दिया गया था। जब एक दिन जंगल में टहलते हुए राह में उनकी मुलाकात एक साधु से हुई। वो साधु और कोई नहीं बल्कि भेष बदलकर योगी गोरखनाथ थे, जिन्हें नेपाल के लोग और शाह परिवार भगवान की तरह पूजते थे। लेकिन राजा पृथ्वी नारायण इस चीज से वाकिफ नहीं थे। फिर भी उस साधु को दक्षिणा के रूप में उन्होंने एक दही का कटोरा दिया। उस साधु ने दही पी लिया और फिर वापस उन्होंने उसे अपने मुंह से निकालकर उस कटोरे में डाल दिया और राजा से उसे पीने के लिए कहा, जिस बात से राजा को इतनी घिन हुई कि उन्होंने कटोरे को जमीन पे फेंक दिया। और ये देखकर योगी गोरखनाथ गुस्सा हो गए और उन्होंने राजा पृथ्वी नारायण को श्राप दे दिया कि उनके पैरों की जितनी उंगलियों पर दही गिरा है ना, सिर्फ उतनी ही पीढ़ियों तक उनके राजवंश का राज रहेगा। यानी उनकी सिर्फ 10 पीढ़ियां ही राज करेगी और 11वां राजा आखिरी राजा होगा। माहौल छा चुका था, जिसके कारण ज्ञानेंद्र को अपने पद से नीचे उतरना पड़ा और जिसके साथ शाह राजवंश का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। लेकिन अब जब ज्ञानेंद्र शाह की बात छेड़ी चुकी है, तो चलिए बात करते हैं उनकी थियरी के बारे में। ज्ञानेंद्र 1950 में पहले भी एक बार नेपाल के राजा बने थे, लेकिन उस दौरान नेपाल में हालात कुछ गंभीर थे और ज्ञानेंद्र की उम्र बस 3 साल की थी। लेकिन शायद उसी के बाद उनके सर पर गद्दी को पाने का जुनून सवार हो गया था। तो क्या उसी वजह से उन्होंने अपने परिवार का कत्ल किया? और अगर नहीं तो उस हादसे में इन्हें क्यों कुछ नहीं हुआ? वेल, हुआ कुछ यूं कि उस रात ज्ञानेंद्र ही परिवार में के एक में वो ऐसा सदस्य थे जो उस जश्न में शामिल नहीं हुए थे। वो किसी काम से पोखरा गए थे, लेकिन उनकी पत्नी और दोनों बच्चे उस रात महल में ही थे। अब आप सोचो उनके साथ क्या हुआ होगा। वेल, उन तीनों को बस सिर्फ कुछ चोटें आई, पर वो तीनों के तीन जिंदा बच गए। अब अगर ये सब कुछ ज्ञानेंद्र ने प्लान नहीं किया हुआ था, तो एक ऐसा हादसा जिसमें शामिल ज्यादा लोगों की मौत हो गई, उसमें इन तीनों के तीनों को कैसे कुछ नहीं हुआ? और अब जो राजा बीरेंद्र और उनके दोनों बेटे मर चुके थे, तो एक ही इंसान था जो राजगद्दी संभाल सकता था। यस, सही कहा, ज्ञानेंद्र शाह।
जैसे ही वो राजा बन गया, उसने पार्लियामेंट को रद्द कर दिया और खुद को नेपाल का एब्सोल्यूट रूलर घोषित कर दिया। पर नेपाल के लोगों को जितना उनके भाई पसंद थे, उतना ही उन्हें ज्ञानेंद्र नापसंद था। लेकिन हम ज्ञानेंद्र नहीं चाहता है। ज्ञानेंद्र नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहते? क्यों नहीं चाहते ज्ञानेंद्र को? वो हमको अच्छा नहीं लगता है। क्यों चाहता है? वो 2 नंबर है, तस्करी है वो। जिसके कारण लोगों के मन में ज्ञानेंद्र और उस हादसे को लेकर अलग अलग थियरीज बनने लगी और ये माना जाने लगा कि ज्ञानेंद्र के पास राजा और उनके परिवार को मारने का सबसे बड़ा मोटिव था और अगर उसने ये सब नहीं किया तो सिर्फ उसका परिवार ही कैसे सही सलामत बच गया, और क्यों सिर्फ वही उस रात वहां पर मौजूद नहीं था। इस हादसे के बाद नेपाल में चल रहे डेमोक्रेसी की लड़ाई अब इंसाफ की लड़ाई बन चुकी थी और खुद पर लगने वाले अलग अलग इल्जामों के कारण ज्ञानेंद्र ने रिजाइन कर दिया। एक मिनट, दीपेंद्र या ज्ञानेंद्र, आखिर किसने मारा नेपाल की रॉयल फैमिली को? वेल फ्रेंड्स, आज तक लोगों ने हमेशा यही माना है कि दीपेंद्र अपने पूरे परिवार को नहीं मार सकते थे और इस बात को मानने के पीछे के कुछ एक्चुअल फैक्ट्स और रीजंस भी है। जैसे कि लोगों का ये कहना है कि दीपेंद्र जब गोलियां चला रहे थे तब महल में काम करने वाले नौकर या सिक्योरिटी गार्ड्स सब उस समय कहां पर थे, और ऐसे भी कुछ स्पेकुलेशंस है कि अगर दीपेंद्र राइट हैंडेड थे तो गोली का निशान उनके सर के लेफ्ट साइड पर क्यों था? अब ये सवाल यहाँ पर बिल्कुल वैलिड इसीलिए है क्योंकि ज्यादातर जो लोग खुद पर गोली चलाते हैं तो वो बंदूक हमेशा अपने डोमिनेंट हाथ में ही पकड़ते हैं, और दीपेंद्र खूनी ना होने के पीछे का आखिरी रीजन ये भी है कि इस हादसे के बाद ज्ञानेंद्र ने खुद इंक्वायरी के लिए एक टीम बिठाई, लेकिन उस टीम में सिर्फ 2 ही लोग शामिल थे जिन्होंने बिना किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट या फॉरेंसिक रिसर्च के सिर्फ 1 हफ्ते में केस को सॉल्व करके दीपेंद्र को कातिल करार कर दिया। पर पब्लिक एक डिटेल्ड इंक्वायरी की डिमांड कर रही थी, फिर भी क्यों कोई डिटेल्ड और ऑफिशियल इंक्वायरी नहीं की गई? लेकिन कुछ ऐसे भी फैक्ट्स मौजूद है जो ये प्रूव करते हैं कि असल में ये सब के पीछे दीपेंद्र का ही हाथ था। दरअसल ये चीज से हर कोई वाकिफ है कि दीपेंद्र अपने गुस्से और स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते थे और साथ ही वो काफी समय एंटी डिप्रेसेंट्स पर भी थे। और रॉयल महल में 26 सालों से काम करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल विवेक कुमार शाह के अनुसार दीपेंद्र का नेचर बहुत ही डुअल था, यानी कि डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसा। मतलब वो बाहर से बहुत ही शांत और सेंसिबल नजर आते थे, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चलता रहता था। जैसे कि विवेक शाह के अनुसार बचपन में भी कई बार दीपेंद्र बिल्ली या चूहे को जला देते थे और उन्हें वो करने में मजा आता था। अब ये सब सुनकर वाकई में मैं तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ, लेकिन नेपाल के 95% लोगों को आज तक यही लगता है कि ये काम दीपेंद्र का काम नहीं है। पर आज हमने इस किस्से के सारे पहलुओं को बड़े ध्यान से देखा, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या कातिल दीपेंद्र है या फिर ज्ञानेंद्र की ये कोई साजिश थी, या फिर असल में इन सब के पीछे किसी शराब का हाथ है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपकी क्या राय है। और हाँ, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग था। अगर ऐसे टाइप के वीडियोस आपको देखने में मजा आया, इससे कुछ सीखने मिला, तो नीचे कमेंट्स में वो भी बताना और एक लाइक जरूर ठोकना। और हाँ, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का ऑप्शन दबा देना ताकि आगे आने वाली ऐसे ही वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। विद दैट सेड, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।